हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, जो टेस्ट होने जा रहे हैं 22 अगस्त से फर्स्ट टेस्ट है ना, 17/2022-23 के। तो इसके लिए हमने ये हिस्ट्री का हमारा ये पेपर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पेपर जारी किए और 3rd पेपर है जिसमें हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जहाँ पर आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, उसके बाद में अति लघुतरात्मक और साथ में लघुतरात्मक प्रश्न भी मिलेंगे। और इन्हीं प्रश्नों से आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए करते हैं शुरू, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि गीता क्या है। हिस्ट्री का आपका क्लास 12 का ये पेपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और जिन जिन प्रश्नों का आंसर आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और कंफर्म कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि गीता क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, एक वेद है, ऑप्शन ब है रामायण का एक भाग है, ऑप्शन स है स्वतंत्र महाकाव्य है, या फिर ऑप्शन द है महाभारत का एक भाग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द। गीता जो है ये महाभारत का एक भाग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप कौन से स्थल से मिले हैं। पुरातात्विक स्थल जो कि हड़प्पा सभ्यता का है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन अ है बनावली जो कि हरियाणा में है, ऑप्शन ब है मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, ऑप्शन स धौलावीरा जो कि गुजरात में है, और ऑप्शन द है हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में है। तो इसका सही जवाब जो है वो रहेगा ऑप्शन अ, बनावली हरियाणा में। यहाँ से मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा जो अगर प्रश्न आता है कि मिट्टी के हल से जुते हुए मिट्टी के खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 है बहिर्विवाह, ऑप्शन ब है अंतर्विवाह, ऑप्शन स है गंधर्व विवाह, और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, बहिर्विवाह है ना। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा बहिर्विवाह कहलाती है, और गोत्र के अंदर ही विवाह करने की जो प्रथा है वो अंतर्विवाह कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट वाला जो लिंक है ना, डाउनलोड आवर ऐप, ये करके आप उस उस लिंक के माध्यम से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमने विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तो आप उस कोर्स में जाकर के और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम से टेलीग्राम पर है, और आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और चौथा प्रश्न है, पाटलिपुत्र का विकास किस गाँव से हुआ था। ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र का, इसका उत्तर जो है वो आपको लिखना है कि पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नामक गांव से हुआ था। पाटलीग्राम नाम का गांव था, और वहीं से धीरे धीरे उसका पाटलिपुत्र जो है वो बना और इसका विकास होता गया। नेक्स्ट प्रश्न है, धम्म क्या है। आपने अशोक के धम्म के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। प्रश्न ये है कि वो धम्म है क्या। तो आप लिखेंगे कि मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे धम्म कहा जाता है। तो आम जनता में एक नैतिकता का भाव जागृत करने के लिए, नैतिकता का विकास करने के लिए कुछ आचार संहिताओं का जो है वो निर्माण करवाया था अशोक ने, और वो आचार संहिता ही अशोक का धम्म कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। और छठा प्रश्न है, उन 2 पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। आप ऐसे दो आधार बताइए। तो आप लिखेंगे कि एक तो हलों का प्रतिरूप प्राप्त होना, जो पुरातात्विक स्थल हैं वहाँ से खुदाई, जो वहाँ पर जो खुदाई हुई है उस खुदाई से कुछ स्थलों से जो है वो हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं, जैसे बनावली हरियाणा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है वो हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। और दूसरा, बैलों की मृण मूर्तियाँ प्राप्त होना, कुछ स्थानों से बैलों की मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें इस बात का प्रतीक हैं कि खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग जो वो किया जाता था। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग पाटलिपुत्र कब आया था।
तो आप लिखेंगे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं सदी ईस्वी में पाटलिपुत्र आया था। ठीक है, 7वीं सदी में ये पाटलिपुत्र आया था, और पाटलिपुत्र वही जिसका विकास जो है वो पाटलीग्राम नामक गांव से हुआ था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? आप लिखेंगे इसका उत्तर कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल के नाम पर किया गया है, क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल की खोज की गई थी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इस सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा इसका, तो क्योंकि ज़्यादातर जो इसके स्थल हैं वो सिंधु नदी क्षेत्र के आसपास ही विकसित हुए हैं, इसलिए इस नदी घाटी को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, और उस लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर हम विभिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और यहां पर आपको हमारे इस चैनल पर क्लास 12th के लिए हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी साहित्य, इसके बाद में 2 कंपलसरी सब्जेक्ट के बाद में 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट, 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। ये हम पढ़ते हैं और इसके अपलोडेड वीडियोस भी मिलेंगे, और हमने इसके कोर्सेज बना रखे हैं, हमारे ऐप पर लॉन्च किए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा ऐप एजुकेशन राइज सर्च करिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, और एक लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके भी आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? आपको पता होगा कि जो आरंभिक बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ हैं उनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। तो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? इसका आपको उत्तर जवाब लिखना है। तो आप लिखेंगे कि जो मगध है ना, मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये जो है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज भी इसका बन सकता है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और 1 लाइनर अति लघुतरात्मक प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, इसके बारे में प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आप लिखेंगे कि जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी था, जिसने 1838 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियां वही है जो कि अशोक के आरंभिक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, है ना, वो इन्हीं लिपियों में लिखे गए थे। ठीक है, आप यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि इन लिपियों का उपयोग जो है वो सम्राट अशोक के सबसे आरंभिक अभिलेखों और साथ ही साथ सिक्कों में भी किया गया था। तो ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियाँ थी, इन लिपियों को पढ़ने का श्रेय जो है वो सबसे पहले इसी जेम्स प्रिंसेप को जाता है। और जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उस कंपनी में एक अधिकारी था, और इसने जो है वो 1838 में इन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, बहिर्विवाह पद्धति की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो बहिर्विवाह पद्धति की 2 विशेषताएं इस प्रकार आप लिखेंगे कि इस पद्धति में विवाह अपने गोत्र से बाहर करना अनिवार्य था, गोत्र के अंदर विवाह नहीं किया जा सकता। और दूसरी इसकी विशेषता ये थी कि इस पद्धति के अनुसार पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट करना था। तो एक प्रश्न ये भी बनता है यहाँ से कि जो बहिर्विवाह पद्धति है उसके अनुसार पिता का सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य क्या था? तो उसका सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य था कन्यादान करना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल क्यों माना जाता है? स्पष्ट कीजिए। तो जो आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है ना, ईसवी सन से पहले की 6ठी शताब्दी की बात हो रही है, क्या कारण थे कि इसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना गया? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल
माना जाता है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। और अब आप पॉइंट वाइज आप एक एक लिखेंगे। आप बोर्ड परीक्षा में भी ध्यान रखें, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, है ना, बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में चूँकि पिछले साल हमारे साथ हमने इसी प्रकार के बच्चों को तैयारी करवाई थी और उन बच्चों ने 90% के आसपास 90, 89, 85, 95, 96% तक बनाए हैं हमारे स्टूडेंट्स ने। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आप भी, मैं आशा करता हूँ, एबो 90 जाएंगे। तो लिखेंगे इस तरीके से, पॉइंट वाइज आपको लिखना, उत्तर लिखना है कि इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। तो ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते राज्यों का निर्माण शुरू हुआ, नगरों का विकास होने लगा, लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा, है ना, सिक्कों का विकास जो है वो शुरू हो चुका था। तो इसीलिए जो है वो ये एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसी के साथ दूसरा जो इसका कारण था वो ये था कि इस काल में बौद्ध और जैन धर्म तथा विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास जो है वो इस काल में हुआ था। और नेक्स्ट है कि इस काल में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। और नेक्स्ट लिखना है कि इसी काल में ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना प्रारंभ की थी। तो इतने सारे कारण थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में को एक परिवर्तनकारी काल मानने के। ठीक है, इसमें से आपको ये सारे याद रखने, पॉइंट वाइज आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने निम्नलिखित नीतियां अपनाई थी। पहला पॉइंट, उन्होंने लोगों को बताया कि वर्ण व्यवस्था एक देवीय व्यवस्था है ना। ये देवीय व्यवस्था मतलब इसके पीछे इन्होंने जो है वो अपने मत को पुष्ट करने के लिए उन्होंने देवी देवताओं का सहारा ले लिया और इसे एक देवीय व्यवस्था बता करके इस व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया। इसके बाद दूसरा लिखना है कि उन्होंने शासकों को यह उपदेश दिया कि वे अपने राज्य में इन नियमों का पालन करवाएं। और इसके बाद में उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो उन्होंने करवा रखी थी। इससे वर्ण व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे जटिल होती गई। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां कि पुरोहित राजा क्या है। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर, मोहनजोदड़ो से एक पुजारी की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न स्थल हैं उसमें जो एक स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि सबसे विस्तृत और सबसे व्यवस्थित स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से एक पुजारी की मूर्ति मिली है जो कंधे तक एक धोती जैसा वस्त्र पहने हैं। इस प्रकार की साम्यता रखने वाली कुछ मूर्तियाँ मेसोपोटामिया से भी मिली हैं, जहाँ उन्हें पुरोहित राजा की संज्ञा दी जाती है। तो मेसोपोटामिया से इसी प्रकार की जो मूर्तियाँ मिली है उन्हें पुरोहित राजा कहा जाता है। इसीलिए हड़प्पाई परिप्रेक्ष्य में भी इसे पुरोहित राजा जो है वो कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना किसके नेतृत्व में और कब शुरू हुई। तो आप लिखेंगे कि सन 1919 में वी.एस. सूक्तांकर के नेतृत्व में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न है बट पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या है। आप लिखेंगे कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताओं का निर्माण किया, जिनका पालन ब्राह्मणों के साथ साथ शेष समाज को भी करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व में इन नियमों का संकलन संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इन ग्रंथों को ही धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो वो कहा गया था। तो ये हमने यहाँ पर 16 क्वेश्चंस किए हैं और ये बता दूं कि हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।